एनालिसिस एंड सिंथेसिस में हम फर्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि है नोडल एनालिसिस। ठीक है, सो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, नोडल एनालिसिस इन द सेंस नोड वोल्टेज मेथड and it is the application of Kirchhoff's law and which Kirchhoff's law? KCL, Kirchhoff current law. ठीक है, nodal analysis is based on Kirchhoff current law whereas the mesh analysis is based on Kirchhoff voltage law. ठीक है, so what is nodal analysis? It provides a general procedure for analyzing circuit using node voltage as circuit variable. ठीक है, in respect of selecting the element voltage, हम यहाँ पे क्या सिलेक्ट करते हैं? नोड वोल्टेज। ठीक है, जिससे कि हमारे सर्किट की कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है? रिड्यूस हो जाती है, मींस नंबर ऑफ इक्वेशन रिड्यूस हो जाते हैं सर्किट में। ठीक है, सो हम एलिमेंट वोल्टेज ना सिलेक्ट करके वेरिएबल के लिए हम क्या सिलेक्ट करेंगे? नोड वोल्टेजेस। ठीक है, नोडल एनालिसिस अप्लाई करने से पहले हम सर्किट को ध्यान से देखेंगे और टू टाइप के सर्किट में हम क्लासिफाई करेंगे द सर्किट व्हिच कंटेन्स ओनली करंट सोर्स। ठीक है, एंड नेक्स्ट टाइप हम क्लासिफाई करेंगे द सर्किट कंटेन्स वोल्टेज सोर्स और वोल्टेज सोर्स एज वेल एज करंट सोर्स। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि अगर किसी सर्किट में वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो ये पॉसिबिलिटी है कि उस सर्किट में कोई सुपर नोड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, सो हम उसे आइडेंटिफाई करेंगे whether the circuit having any super node or not। इसलिए जब करंट सोर्स हो तो हम इजीली अप्लाई कर देंगे without bothering for anything, एंड जब हमारे पास वोल्टेज सोर्स अवेलेबल है तो हमें ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कहीं सुपर नोड तो फॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, सुपर नोड क्या होगा वो आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाउ मूव ऑन स्टेप्स टू डिटरमाइन नोड वोल्टेजेस। ठीक है, जैसा कि हमने कहा कि एलिमेंट वोल्टेज हम ना लेके हम क्या लेते हैं? नोड वोल्टेजेस, जिससे कि हमारे नंबर ऑफ सर्किट इक्वेशन रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, सो स्टेप्स टू डिटरमाइन नोड वोल्टेजेस। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू आइडेंटिफाई द नोड इन द सर्किट। हम सारे नोड को आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, देन द फर्स्ट स्टेप इज टू सिलेक्ट अ नोड एज रेफरेंस नोड। मींस जितने भी अवेलेबल नोड होंगे उनमें से हम किसी एक को रेफरेंस नोड कंसीडर कर लेंगे। रेफरेंस नोड इज आल्सो नोन एज बॉटम नोड। ठीक है, बॉटम नोड और समटाइम इट इज आल्सो नोन एज ग्राउंड। ठीक है, बिकॉज वी केप्ट द वोल्टेज ऑफ रेफरेंस नोड एट ग्राउंड पोटेंशियल एंड ग्राउंड पोटेंशियल का वोल्टेज कितना होता है? 0 वोल्ट। ठीक है, सो हम क्या कहते हैं रेफरेंस नोड को? बॉटम नोड और ग्राउंड नोड। ठीक है, जिसका पोटेंशियल हम क्या रखते हैं? 0। ठीक है, नेक्स्ट इज असाइन द वोल्टेज V1 V2 to Vn-1 to remaining n-1 नोड। यानी एक नोड आपने n नंबर ऑफ नोड में से एक नोड आपने रेफरेंस नोड कंसीडर कर लिया। अब बाकी जितने भी नोड बचे उस पे वोल्टेज असाइन कर लीजिए, उसमें किसी को V1 V2 to Vn-1 आप डिनोट कर दीजिए। ठीक है, जब आप नोड असाइन कर लेंगे एंड नोड के वोल्टेजेस को आप एज्यूम कर लेंगे, देन अप्लाई केसीएल टू ईच ऑफ द n-1 नॉन रेफरेंस नोड। ठीक है, एंड यूज ओम्स लॉ टू एक्सप्रेस द ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस। ठीक है, यानी आप केसीएल अप्लाई करेंगे हर एक नोड पे। इसको समझने के लिए लेट अस कंसीडर एक सर्किट है। ठीक है, R1 R2 and R3। ठीक है, there are 3 nodes। लेट्स सपोज यहाँ पे क्या है? नोड वोल्टेज आपका V2 है, यहाँ पे क्या है? V1, यहाँ पे क्या है? V3 और यहाँ पे क्या है? एक रेफरेंस नोड है जो कि क्या है? V0 is equal to 0। ठीक है, एंड अब अगर हमें इस पे केसीएल लगाना है तो नोडल एनालिसिस में हम क्या करेंगे? हम इस नोड पे एज्यूम कर लेंगे कि सारे करंट आउटगोइंग करंट है। अकॉर्डिंग टू केसीएल द इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। ठीक है,
यहाँ पे सारे क्या है, आउटगोइंग करंट, कोई इनकमिंग करंट नहीं है। सो इन आउटगोइंग करंट का सम क्या होगा, जीरो होगा। यानी अगर ये I1 है, ये I2 है और ये I3 है, तो क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0। अब हमने केसीएल अप्लाई कर लिया, ठीक है। ध्यान दीजिए कि केसीएल अप्लाई करते वक्त हम ओरिजिनल करंट डायरेक्शन को हम कहीं कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम उसके बारे में कोई बॉदर नहीं कर रहे हैं, हम सिंपल जिस नोड पे लगा रहे हैं हम ये कंसीडर कर रहे हैं सारे के सारे करंट क्या है, आउटवर्ड है, ठीक है। नाउ यूज ओम्स लॉ टू एक्सप्रेस द ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज, ठीक है। सो नोड वोल्टेज के टर्म में हम इस करंट को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। सो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V2 माइनस V1 अपॉन R1, ठीक है। मींस I1 देखिए तो I1 क्या है, हायर पोटेंशियल किसे हम माने हैं, V2, क्योंकि करंट डायरेक्शन हम इधर माने हैं, यानी हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जा रहा है। V2 माइनस V1 ये हो जाएगा यहाँ का इस ब्रांच के क्रॉस का वोल्टेज, ठीक है, अपॉन R1, यानी I1 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज V2 माइनस V1 अपॉन R1। देन प्लस I2 को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, I2 करंट आउटर साइड जा रहा है, यानी V2 माइनस V3 अपॉन R2, V2 माइनस V3 अपॉन R2, ठीक है, प्लस V2 माइनस V0, V0 की वैल्यू कितनी है, 0। सो V2 माइनस 0 यानी V2 माइनस 0 अपॉन R3, सो V2 अपॉन R3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो स्टेटमेंट आपको क्लियर हो गया, यूज ओम्स लॉ टू एक्सप्रेस द ब्रांच करंट इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट स्टेप is to solve the resulting simultaneous equation to obtain the unknown node voltages, ठीक है। क्योंकि आपके पास सर्किट में पैरामीटर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो क्या होगी, गिवन होगी, आपको क्या निकालने होंगे, नोड वोल्टेजेस। अगर आप नोड वोल्टेज किसी भी सर्किट का फाइंड आउट कर लेते हैं, लेट सपोज यहाँ पे V1 V2 V3 अगर आप फाइंड आउट कर लिए तो आप इजीली इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। कैसे, V2 माइनस V3 क्या हो जाएगा, वोल्टेज हो जाएगा इस ब्रांच के क्रॉस, V2 माइनस V1 इस ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली आप करंट भी फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या था, V2 माइनस V1 बाय R1। सो इसी फार्मूले से आप I1 भी निकाल सकते हैं, ठीक है। सो नोड वोल्टेजेस की हेल्प से हम हर एक ब्रांच के क्रॉस वोल्टेज एंड हर एक ब्रांच के थ्रू करंट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। सो हमने देखा नोडल एनालिसिस इज अ पावरफुल टूल which is based on KCL. By using it, we can analyze the response of any branch. ठीक है? Either we can find the voltage across any branch, or we can find the current through any branch. आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे कुछ टेक्निकल टर्म समझते हैं। जैसा कि मैंने बताया, रेफरेंस नोड is known as bottom node as well as ground node. ठीक है? क्योंकि ग्राउंड का पोटेंशियल कितना होता है, 0 वोल्ट, एंड रेफरेंस नोड का हम पोटेंशियल क्या रखते हैं, 0 वोल्ट, इसीलिए हम रेफरेंस नोड को क्या कहते हैं, ग्राउंड, ठीक है। नाउ हमने जो यहाँ पे वोल्टेज असाइन किया है V1 V2 Vn माइनस 1, ठीक है, मींस फॉर ऑल द रिमेनिंग नॉन रेफरेंस नोड जो हमने वोल्टेज असाइन किया है, अगर हम उन्हें देखें तो ये सारे के सारे पोटेंशियल क्या होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल होते हैं, ठीक है। जो भी हम नोड वोल्टेजेस डिफाइन कर रहे हैं V1 V2 टू Vn माइनस 1, ये सारे के सारे किसके रिस्पेक्ट में होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड पोटेंशियल, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान देना है। नाउ नेक्स्ट इज रेफरेंस नोड को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट सिंबल है, ठीक है। लाइक अगर हम सिंबल की बात करें तो कई जगह आपने देखा होगा एक एरो लगा के, ठीक है, या आपने देखा होगा इस टाइप से हम ग्राउंड कर देते हैं, या कहीं भी आपने सिंबल देखा होगा लाइक दिस वन। सो इन दो सिंबल को अगर हम क्लासिफाई करें, इन दो सिंबल का हम यूज कब करते हैं, जब अर्थ पोटेंशियल को हम एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हैं, ठीक है। इसीलिए हम इसे कहते हैं अर्थ ग्राउंड, एंड दिस वन इज नोन एज चेसिस ग्राउंड, ठीक है। जब हम केस
इंक्लोजर या चेसिस को एज ए रेफरेंस कंसीडर करते हैं तो हम इस तरीके का सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं चेसिस ग्राफ, ठीक है। अब हम इस थ्योरम से न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे द सर्किट कंटेन्स द करंट सोर्स, ठीक है, एंड देन वी विल मूव ऑन द सर्किट कंटेन्स वोल्टेज सोर्स, और वहां पे हम देखेंगे कि सुपर नोड का कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास एक गिवन प्रॉब्लम है जिसमें पूछा गया है डिटरमाइन द वोल्टेजेस एट ईच नोड, जिसके लिए सर्किट दिया हुआ है, ठीक है। इस सर्किट को देखें तो हमारे पास 3 एम्पीयर करंट और एक करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, इस ब्रांच के करंट पे, जिसकी वैल्यू क्या है, Ix है, ठीक है। इस सर्किट के नोड वोल्टेजेस को फाइंड आउट करने के लिए हम नोडल एनालिसिस का हेल्प लेंगे, ठीक है। सो नोडल एनालिसिस से सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या कहता है, आइडेंटिफाई द नोड्स इन द सर्किट। सो नोड अगर आइडेंटिफाई करें तो व्हाट इज नोड, नोड द जंक्शन वेयर टू आर मोर ब्रांचेस मीट टुगेदर, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखें तो क्या हो गया, नोड 1, और ये क्या हो गया, नोड 2, और यहाँ पे क्या हो गया, नोड 3, ठीक है। यहाँ पे ब्रांचेस आपस में मीट कर रही हैं, और एक हमारे पास नोड ये हो गया। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंसीडर अ रेफरेंस नोड। सो हम मोस्ट कॉमन नोड को एज ए रेफरेंस नोड कंसीडर कर लेते हैं। किसी किसी सर्किट में रेफरेंस नोड पहले से दिया होता है, ना दिया हो तो जो कॉमन नोड है उसे हम क्या कर लेंगे, रेफरेंस नोड कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप इज टू मार्क द वोल्टेजेस फॉर ईच नॉन रेफरेंस नोड, ठीक है। सो लेट्स सपोज नोड 1 के लिए वोल्टेज क्या हो गया, V1, नोड 2 के लिए वोल्टेज क्या हो गया, V2, एंड नोड 3 के लिए वोल्टेज क्या हो गया, V3, ठीक है। एंड रेफरेंस नोड का जैसा हम जानते हैं कि पोटेंशियल क्या होता है, 0, सो इसका नोड वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0, ठीक है ना। अब हम सेकंड स्टेप पे मूव करेंगे। सेकंड स्टेप क्या कहता है, अप्लाई केसीएल एट ईच नोड, ठीक है। सो केसीएल अप्लाई करने से बाद हम सारे ब्रांच के थ्रू करंट को मार्क कर लेंगे, ठीक है। इस ब्रांच में करंट कितना है, 3 एम्पीयर, इस ब्रांच में करंट कितना है, Ix। लेट्स सपोज द करंट इन दिस ब्रांच इज I1, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इस ब्रांच में करंट कितना है, नहीं दिया हुआ है, सो हम एज्यूम कर लेंगे द ब्रांच करंट इज I2, ठीक है, एंड हियर द ब्रांच करंट इज I3, ठीक है। और इस ब्रांच में करंट कितनी है, 2Ix, ठीक है। सो हमने करंट को मार्क कर लिया। नाउ अप्लाइंग KCL एट नोड, ठीक है। सो नोड 1 पे अगर KCL अप्लाई करें तो अकॉर्डिंग टू KCL क्या होता है, आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू इनकमिंग करंट। आउटगोइंग करंट क्या है, I1 प्लस Ix। सो I1 प्लस Ix, ये दोनों क्या है, आउटगोइंग करंट इस नोड 1 से, एंड इज इक्वल टू इनकमिंग करंट कितना है, 3 एम्पीयर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अप्लाई द ओम्स लॉ एंड एक्सप्रेस द करंट इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेजेस, ठीक है। सो करंट हमारे पास I1 है और इसको एक्सप्रेस करना है नोड वोल्टेज के टर्म में, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो नोड 1 से नोड 3 की तरफ फ्लो कर रहा है, यानी हायर पोटेंशियल कौन सा है, V1, लोअर पोटेंशियल कौन सा है, V3। सो V1 माइनस V3 अपॉन 4 will give the value of I1. So V1 minus V3 upon 4, I1 एक्सप्रेस हो गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Ix, Ix नोड 1 से नोड 2 की तरफ फ्लो कर रहा है, ठीक है। सो हायर पोटेंशियल पे कौन है, V1। सो V1 माइनस V2, V1 माइनस V2 अपॉन ब्रांच रेजिस्टेंस 2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब हम इसे सिंपलीफाइड कर रहे हैं, सिंपलीफाइड करें तो हमारी वैल्यू क्या मिलेगी, V1 माइनस V3 प्लस 2V1 माइनस 2V2 अपॉन 4, दिस अपॉन 4 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब 4 डिनोमिनेटर से हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है, और ट्रांसफर कर देंगे तो V1 माइनस V3 प्लस 2V1 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। ऐसे सिंप्लीफाइड करें तो क्या हो जाएगा, 3V1 माइनस 2V2 माइनस V3 इक्वल टू 12, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ नेक्स्ट स्टेप, अप्लाइंग KCL
एट नोड 2। नोड 2 पे अगर हम केसीएल अप्लाई करें तो देखें इनकमिंग करंट क्या है Ix, आउटगोइंग करंट क्या है I2 एंड I3 आउटगोइंग करंट। सो I2 प्लस I3 इज इक्वल टू इनकमिंग करंट Ix। ठीक है, सो I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब हम इस करंट को इनके नोड वोल्टेज के टर्म में डिफाइन करेंगे। I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 माइनस V3 अपॉन 8, V2 माइनस V3 अपॉन 8 प्लस I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 माइनस 0 अपॉन, इसकी वैल्यू है 4 ओम। ठीक है, सो V2 माइनस 0 अपॉन 4, V2 माइनस 0 अपॉन 4 इज इक्वल टू Ix की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 माइनस V2 अपॉन 2, V1 माइनस V2 अपॉन 2। इसे सिंप्लीफाई कर लें तो क्या मिलेगा V2 माइनस V3 अपॉन 8। अब सबके डिनोमिनेटर में हम 8 करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे हो जाएगा 2V2, तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा 8 इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 8 करने के लिए क्या हो जाएगा 4V1 माइनस 4V2 अपॉन 8। सबके डिनोमिनेटर में 8 है, यहाँ से 8 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 8 कैंसिल हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा V2 माइनस V3 प्लस 2V2 इज इक्वल टू 4V1 माइनस 4V2। ठीक है, अब इसे और सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा V2 माइनस V3 प्लस 2V2 माइनस, इसे इधर ट्रांसफर कर लें 4V1 प्लस 4V2 इज इक्वल टू 0। V1 हमारे पास यहाँ है, सो माइनस 4V1। ठीक है, V2 यहाँ पे है, यानी 1 प्लस 2 प्लस 4 यानी प्लस 7V2 और यहाँ पे V3 है यानी माइनस V3 इज इक्वल टू 0। This will give equation number 2. Now next step is to apply KCL at node 3. ठीक है, सो 3 पे अगर हम अप्लाई करें तो 3 पे देखें करंट कौन कौन से आ रहा है I1 इनकमिंग, I2 इनकमिंग एंड 2Ix आउटगोइंग। सो 2Ix इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। अब हम इन करंट को इनके नोड वोल्टेजेस के टर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो हमारे पास क्या मिलेगा 2 एंड Ix इक्वल टू क्या हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ नोड वोल्टेज V1 माइनस V2 अपॉन 2, V1 माइनस V2 अपॉन 2। ठीक है, इज इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी V1 माइनस V3 अपॉन 4, V1 माइनस V3 अपॉन 4 प्लस I2 की वैल्यू क्या हो जाएगी V2 माइनस V3 अपॉन 8, V2 माइनस V3 अपॉन 8। इसे सिंप्लीफाई करें 2 से 2 कैंसिल, V1 माइनस V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V1 2V1 माइनस 2V3 अपॉन 8 प्लस V2 माइनस V3 अपॉन 8 कॉमन लेके इधर ट्रांसफर कर लें तो हमें क्या मिलेगा 8V1 माइनस 8V2 इज इक्वल टू 2V1 माइनस 2V3 प्लस V2 माइनस V3। सबको लेफ्ट हैंड साइड पे ट्रांसफर कर लें तो मिलेगा 8V1 माइनस 8V2 इज इक्वल टू, सबको ट्रांसफर करना है V2 माइनस 2V1 प्लस 2V3 माइनस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई करें तो क्या मिलेगा V1 यहाँ है, V1 यहाँ है 8 माइनस 2 यानी 6V1। ठीक है, एंड V2 यहाँ पे है, V2 यहाँ पे है यानी माइनस 9V2 एंड 2V3 प्लस 1V3 यानी प्लस 3V3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसे और भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर हम इस इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा 2V1 माइनस 3V2 प्लस V3 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, नाउ वी हैव 3 इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3 फॉर 3 अननोन वेरिएबल V1, V2 एंड V3। ठीक है, सो अलजेब्रिक सॉल्यूशन से हम इजीली V1, V2 एंड V3 को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अलजेब्रिक मेथड से आप सॉल्व करिएगा। मैं एक न्यू टेक्निक यहाँ पे इंट्रोड्यूस करूंगा जिसे कहते हैं क्रैमर रूल। मींस हम मैट्रिक्स अप्रोच से इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
क्रैमर्स रूल से सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले सारे इक्वेशन को यहाँ पे लिस्ट कर लें। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 3v1 minus 2v2 minus v3 is equal to 12. This is equation number 1. Equation number 2 क्या है, minus 4v1 plus 7v2 minus v3 is equal to 0. This is equation number 2. Equation 3 क्या है, 2v1 minus 3v2 plus v3 is equal to 0. This is equation number 3. अब हम इन्हें मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो क्या हमें मिलेगा, 3 minus 2 minus 1 minus 4 7 minus 1 2 minus 3 1, ओके। और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, v1 v2 एंड v3, ठीक है, इज इक्वल टू राइट साइड की वैल्यू क्या है, 12 0 एंड 0, ठीक है। नाउ वी विल सॉल्व दिस मैट्रिक्स यूजिंग क्रैमर्स, ठीक है, Cramer's rule. And according to Cramer's rule, the V1 will be equal to delta 1 upon delta, V2 will be equal to delta 2 upon delta, and V3 will be equal to delta 3 upon delta, where delta is the determinant of this matrix and delta 1 is the determinant of this matrix when the column 1 of this matrix is replaced by this column, ठीक है, and delta 2 is the determinant of this matrix when column 2 is replaced by this column, and similarly delta 3 is the determinant of this matrix when column 3 is replaced by this matrix, ठीक है। सो सबसे पहले हम डेल्टा फाइंड आउट करेंगे, देन डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3, और फाइंड आउट करने के बाद हम इजीली v1 v2 एंड v3 सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अलजेब्रिक सॉल्यूशन से इसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बट क्रैमर्स रूल तब हमारे लिए यूजफुल हो जाता है जब हमारे पास लार्ज सेट ऑफ डेटा होता है, ठीक है। सो हम क्रैमर्स रूल से हम इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे कि क्रैमर्स रूल का भी कॉन्सेप्ट हमें क्लियर हो जाए, ठीक है। सो डेल्टा की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैट्रिक्स को एज इट इज लिख लीजिए, जो कि है 3 minus 2 minus 1 minus 4 7 minus 1 2 minus 3 1, ठीक है। सो हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है। डिटरमिनेंट निकालने के लिए एक इजी मेथड क्या है, सबसे पहले फर्स्ट 2 रो को आप रिपीट कर दीजिए। सो फर्स्ट 2 रो को रिपीट कर दें तो हमारे क्या हो जाएगा, 3 minus 2 minus 1 minus 4 7 एंड minus 1, ठीक है। देन आप लाइन खींचे यहाँ से, ठीक है, मैच करके 1, ठीक है, सेकेंड लाइन खींचे एंड थर्ड लाइन खींचे, एंड देन जितने भी लाइन आपने ड्रॉ की है उससे एसोसिएटेड सारे एलिमेंट को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 3 into 7 21 21 into 1 21, सो ये हो गया 21, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4 into -3 which is equal to 12, 12 into -1 which is equal to -12, यहाँ पे क्या आ जाएगा, -12, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 into -2 यानी -4 into -1 यानी 4, यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। इन सबको आपको क्या करना है, प्लस। सिमिलरली आप लेफ्ट साइड में ड्रॉ करेंगे लाइन एलिमेंट को मैच कराते हुए, और यहाँ पे सारे एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आप वैल्यू लिखते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए -1 into 7 into 2, यहाँ पे हमें मिलेगा -14, ठीक है। -1 into -3 into 3 हमें यहाँ पे मिलेगा 9, और हमें यहाँ पे मिलेगा 1 into 2 into 4 is equal to 8, ठीक है। अब हम राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स आए हैं उन्हें हम पॉजिटिव साइड के साथ लेंगे, एंड जो लेफ्ट हैंड साइड में आए हैं उन्हें हम नेगेटिव साइड के साथ यहाँ पे लिखेंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव साइन के साथ लेंगे 21 minus 12 plus 4, जबकि यहाँ पे हम नेगेटिव साइन के साथ लेंगे, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने के बाद तो क्या हो जाएगा, ये +14, यहाँ पे क्या हो जाएगा -9, यहाँ पे क्या हो जाएगा -8, तो वैल्यू आएगी 10, ठीक है, यानी डेल्टा की वैल्यू हो गई 10। सिमिलरली हम डेल्टा 1 डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 की वैल्यू निकालेंगे।
सो डेल्टा 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, डेल्टा 1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें इस मैट्रिक्स में फर्स्ट कॉलम को इससे रिप्लेस करना होगा, ठीक है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम पे हम क्या लिखेंगे 12 0 0 और बाकी दो कॉलम एज इट इज हम पेस्ट कर देंगे, -2 -1 7 -1 -3 एंड 1, ठीक है। देन हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए अगेन हम फर्स्ट टू रो को रिपीट कर देंगे, रिपीट करेंगे तो हमें मिलेगा 12 -2 -1 0 7 -1। रिपीट करने के बाद अगेन हम राइट हैंड साइड की तरफ क्रॉस लाइन खींचेंगे, ठीक है, 3 एलिमेंट को मैच कराते हुए, ठीक है, एंड देन दिस वन, ठीक है। सिमिलरली हम लेफ्ट हैंड साइड में खींचेंगे, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करके वैल्यू लिख लेंगे, 12 इंटू 7 इज इक्वल टू 84, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 इंटू 1 -1 0, यहाँ पे क्या आएगा 0 इंटू -2 इंटू -1 0, यहाँ पे क्या आएगा -1 इंटू 7 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या आएगा -1 -3 इंटू 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी 36, यहाँ पे कितनी आएगी 1 इंटू -2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। अब हम इन्हें सम अप करेंगे, इन्हें हम पॉजिटिव साइन के साथ और इसे हम निगेटिव साइन के साथ, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वहां पे 84 प्लस 0 प्लस 0 माइनस 0 माइनस 36 माइनस 0। सो वैल्यू आपकी निकल के आएगी 84 माइनस 36 मीन्स 48, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे एंड ये आपके लिए वर्क असाइनमेंट है कि डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई एंड डेल्टा 3 की वैल्यू कितनी आई। मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूँ, डेल्टा 2 की वैल्यू आएगी 24 एंड डेल्टा 3 की वैल्यू आएगी -24, ठीक है। सो हमारे पास डेल्टा निकल के आ गया, डेल्टा इज इक्वल टू 10, डेल्टा 1 इज इक्वल टू 48, डेल्टा 2 इज इक्वल टू 24 एंड डेल्टा 3 इज इक्वल टू -24, ठीक है। अब यूजिंग क्रैमर्स रूल जो हमने फार्मूले में देखा, डेल्टा 1 बाय डेल्टा विल गिव v1, डेल्टा 2 बाय डेल्टा विल गिव v2 एंड डेल्टा 3 बाय डेल्टा विल गिव v3। v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 इज इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 1 की वैल्यू कितनी है 48, सो 48 अपॉन डेल्टा की वैल्यू कितनी है 10 अपॉन 10 व्हिच इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट, ठीक है। सिमिलरली v2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 की वैल्यू कितनी आई है 24 अपॉन 10 which is equal to 2.4 volt. Similarly, V3 will be equal to delta 3 by delta, delta 3 की वैल्यू कितनी है -24 upon 10 which is equal to -2.4 volt, ठीक है। इस तरीके से हमने सर्किट के सारे नोड वोल्टेजेस को फाइंड आउट कर लिया है, जिसमें आपने नोडल एनालिसिस देखा एज वेल एज उसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफ क्रैमर्स रूल देखा, जो कि आप फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग मैथ में पढ़े हैं। आई होप कि आपको क्रैमर्स रूल एंड नोडल एनालिसिस दोनों अच्छी तरह से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।